हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या निकेतन क्लासेज में। आज की इस वीडियो हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर का आप लोगों का नाम है प्रकाश का परिवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश और उससे संबंधित घटनाओं को पढ़ेंगे। साथ ही इसमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और प्रतिबिंबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर इस चैप्टर को हम लोग देखें तो शुरू में आप लोग के प्रकाश के बारे में आप लोगों को पढ़ना होता है। आप लोग प्रकाश के बारे में जानते होंगे कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, या प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि जो लाइट होता है, लाइट से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश। यानी लाइट से जो चीज निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश। और हम लोग को इसमें सबसे पहले प्रकाश के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर हम लोग यहाँ पर प्रकाश का अगर परिभाषा लिखना चाहें, क्वेश्चन आपका ऐसे देगा, प्रकाश क्या है, इसके गुणों को लिखें। प्रकाश क्या है, इसके गुणों को लिखे। ये आपका प्रश्न हो जाएगा, कुछ इस टाइप का आपका प्रश्न पूछेगा, प्रकाश क्या है, इसके गुणों को लिखे। तो इसमें हम लोग उत्तर में इसको लिखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसे प्रकाश कहा जाता है, चाहे उसे प्रकाश कहते हैं। यानी कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अगर इसके गुणों के बारे में अगर हम यहाँ पर लिखना चाहते तो लिखेंगे प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। मतलब प्रकाश के गुण अगर देखें तो प्रकाश का आपका पहला गुण होता है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। अगर इसका दूसरा गुण देखेंगे तो दूसरा गुण इसका होता है कि प्रकाश एक चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग होता है। अगर तीसरा इसका गुण है तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी इसका यहाँ पर 3 गुण भी लिख दिया। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये 3 गुण हो गया और इसका प्रकाश का आपका परिभाषा हो गया। ये आपका परीक्षा में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। और हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपका आगे पढ़ना पड़ेगा प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत यानी जिससे प्रकाश निकलते हैं उसी को हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं। यानी कि प्रकाश स्रोत तो अगर परिभाषा लिखना होगा तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश स्रोत। और इसका जैसे में अगर हम लोग लिखेंगे तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि सूर्य,
सूर्य आपका हो जाएगा। इसमें अगर लिखेंगे तो इसमें आपका बल्ब हो जाएगा, टार्च हो जाएगा आदि कर लीजिए इसमें। यानी कि ऐसे मतलब ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश निकलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश स्रोत। और प्रकाश स्रोत के बाद हम लोग आगे मिलेगा प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु जो प्रकाश के मतलब निकलता है उसी को प्रदीप्त, और जिससे नहीं निकलता है उसको अप्रदीप्त बोलते हैं। तो अगर प्रदीप्त का अगर हम लोग यहाँ पर लिखे प्रदीप्त, तो प्रदीप्त जैसे प्रदीप्त का हो जाएगा सूर्य, बल्ब, और ये आपका हो जाएगा टॉर्च। अप्रदीप्त में आपका हो जाएगा, अप्रदीप्त में आपका हो जाएगा टेबल, कुर्सी आदि कर लीजिए, इसमें भी आदि। यानी कि जिससे प्रकाश निकलेगा उसको बोलेंगे प्रदीप्त, और जिससे नहीं निकलेगा उसको बोलेंगे अप्रदीप्त। और जिससे प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश स्रोत ही बोला जाता है, और जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु भी कहा जाता है, और जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसे अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। अप्रदीप्त वस्तु यानी जिससे प्रकाश नहीं, जैसे कि मान लीजिए मार्कर है, मार्कर से आपका प्रकाश नहीं निकलेगा तो ये आपका अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। जैसे बोर्ड है, बोर्ड से आपका प्रकाश नहीं निकलेगा, ये आपका हो जाएगा अप्रदीप्त वस्तु। अब बल्ब जैसे कि आपका है, बल्ब से प्रकाश निकलता है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु को दीप्तिमान वस्तु भी कहते हैं। मान लीजिए कभी कोई प्रदीप्त वस्तु न देकर आपका दीप्तिमान दे दिया, तो प्रदीप्त और दीप्तिमान वस्तु दोनों एक ही होता है, दीप्तिमान। तो आप लोग ध्यान से प्रदीप्त वस्तु और दीप्तिमान वस्तु दोनों का परिभाषा एक ही होगा। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अगर आगे हम लोग थोड़ा बढ़ेंगे तो इसमें मिलेगा आपका प्रकाश किरण के बारे में। तो किरण आप लोग को मालूम है, किरण एक सरल रेखा में गमन करती है। यानी अगर प्रकाश की किरण अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें, प्रकाश की किरण की परिभाषा, प्रकाश की किरण, तो एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है। यानी कि जो एक सरल रेखा में चलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश की किरण। कभी कभी पूछता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है, तो आप लोग को मालूम है प्रकाश सरल या सीधी रेखा में गमन करता है। सरल या सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के गुण में इसको भी लिख सकते हैं तो प्रकाश सरल या सीधी रेखा में गमन करता है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या क्वेश्चन आपका पूछा भी प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश हमेशा सरल या सीधी रेखा में गमन करता है। अगर इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसमें प्रकाश किरण पुंज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। किरण पुंज, तो किरण पुंज यानी कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे ऐसे कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण का जो समूह होता है उसको हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। और किरण पुंज आपका तीन प्रकार का होता है। किरण पुंज को हम लोग तीन भागों में बांटा गया है। आपका पहला होता है, अगर इसमें लिखेंगे नीचे लिख देंगे इसका कि किरण पुंज को किरण पुंज को तीन भागों में बांटा गया है। यानी किरण पुंज को आप लोगों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका किरण पुंज होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है आपका समांतर किरण पुंज, और तीसरा होता है आपका अपसारी किरण पुंज। नीचे आप लिख दे रहे तीनों का नाम। पहला होता है अभिसारी अभिसारी किरण पुंज, दूसरा आपका होता है समांतर
किरण पुंज, और तीसरा आपका होता है अपसारी किरण पुंज। यानी कि आपका 3 किरण पुंज होता है। पहला होता है अभिसारी, दूसरा होता है आपका समांतर, और तीसरा आपका होता है अपसारी किरण पुंज। ये तीनों किरण पुंज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किरण पुंज इसमें दिया था अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज को बोलेंगे जिसे सभी बिंदु यानी सभी प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है। यानी प्रकाश की जितने भी किरणें होती है प्रत्येक बिंदु मतलब आकर एक बिंदु पर मिलती है, और इसी किरण पुंज से बोलते हैं हम लोग अभिसारी किरण पुंज। यानी कि लिखेंगे इस प्रकार के किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। यानी किस प्रकार के किरण प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है। जिससे मान लीजिए आप कहोगे ये किरणों के समूह, मान लीजिए आप कहोगे सभी यहाँ पर एक बिंदु पर आकर यहाँ पर मिल गई, और सभी जो है इस तरफ गति कर रही है, और इसी किरण पुंज को हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज, क्योंकि सभी प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिल रही है। और ऐसे ही किरण पुंज को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज का आपका ये चित्र हो गया। दूसरा किरण पुंज समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज जैसे मान लीजिए कि आप लोग देखेंगे समांतर रेखा में गति कर रहे हैं, यानी कि जो किरणों के समूह होगी वो समांतर गति करेगा, ऐसे किरण पुंज को हम लोग बोलेंगे समांतर किरण पुंज। अगर इसका परिभाषा लिखें तो इसे लिखेंगे इस प्रकार किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें जो प्रकाश की किरणों के समूह समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। इस प्रकार के किरण प्रकाश की किरण समांतर होती है, और ऐसे किरण पुंज को हम लोग बोलेंगे समांतर किरण पुंज। जैसे मान लीजिए आप कहोगे ये समांतर रेखा, ये मान लीजिए आप कहोगे, और सभी जो यह प्रकाश की किरण जो है एक दूसरे के समांतर है, और ऐसे किरण पुंज को हम लोग बोलेंगे समांतर किरण पुंज। आप लोग सूर्य से जो प्रकाश आता है, उस सूर्य पृथ्वी पर जब आता है तो समांतर किरण पुंज ही होता है। यानी कि सूर्य का प्रकाश समांतर किरण पुंज सूर्य का प्रकाश समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। तो इसको यहाँ पर ऐसे लिखिए, सूर्य से आते प्रकाश की किरण समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। यानी कि पूछ दे निम्न में कौन समांतर किरण पुंज का उदाहरण है, तो सूर्य का प्रकाश आपको आ जाएगा। सूर्य से जो प्रकाश आता है वो समांतर रूप में आता है, और उसी को हम लोग बोलेंगे समांतर किरण पुंज। और आपका लास्ट बचेगा आपका अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में जो प्रकाश किरणें होती है एक बिंदु पर आकर मिलती है, सॉरी एक बिंदु से निकलकर फैलती चल जाती है। यानी इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर
एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। यानी कि इस प्रकार के किरण पुंज प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। जैसे मान लीजिए आपका एक बिंदु हो गया और यहाँ से मान लीजिए प्रकाश आपका निकल रहा है, यानी कि एक बिंदु से आपका प्रकाश निकल रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। अब बोल रहे आपका परिभाषा में इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। एक बिंदु से निकला और सभी मतलब चारों ओर फैलने लगे, उसी को हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। आगे अगर बढ़ेंगे तो इसमें मिलेगा पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी के बारे में पढ़ने के लिए। तो पारदर्शी के बारे में आप लोग जानते हैं कि जिसके आर पर दिखाई देता है। पारदर्शी पदार्थ यानी वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार दिखाई देता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कि वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार दिखाई देता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर लीजिएगा तो जैसे कांच हो जाएगा, कांच आपका हो जाएगा जिससे आर पर हम लोग को वस्तु दिखाई देता है। जैसे आपका हवा हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ये सभी आपका हो जाएगा। ये सभी मतलब जिससे होकर प्रकाश आर पर दिखाई देगा, उसी को लोग पारदर्शी बोलेंगे। आपका दूसरा होता है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ के बारे में आप लोग जानेंगे तो पारभासी पदार्थ मतलब जिससे प्रकाश का एक छोटा टुकड़ा ही पार कर पाता है, यानी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देकर धुंधला दिखाई देता है, वैसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे पारभासी पदार्थ। यानी कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का एक छोटा टुकड़ा ही पार कर पाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी कि जैसे अगर इसको लिखेंगे, जैसे आपके यहाँ पर हो जाएगा तेल लगा कागज, जो है तेल लगा कागज से आपका एक छोटा सा टुकड़ा ही पार कर पाता है, और ऐसे ही पदार्थ को हम लोग बोलेंगे पारभासी पदार्थ। जैसे यहाँ पर लिखेंगे तेल लगा कागज, तेल लगा कागज आपका रक्त भी हो जाएगा, कुहासा भी आपका हो जाएगा। यानी कि जितने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं, इससे मतलब प्रकाश का एक छोटा सा टुकड़ा ही पार कर पाता है, उसे हम लोग बोलेंगे पारभासी पदार्थ। अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच आदि, इसको लिख दीजिए। यानी घिसा हुआ मतलब जो कांच होता है, अगर उसको घिस दिया जाएगा मतलब उसको रगड़ दिया जाएगा, तो उसमें जो वस्तु को हम देखेंगे तो आर पर ना दिखाई देकर धुंधला दिखाई देगा। और उसमें जैसे यहाँ पर कुहासा हो गया, कुहासा में अगर आप लोग देखें तो वस्तु आर पर ना दिखाई देकर धुंधला दिखाई देती है, और वैसे ही पदार्थ को हम लोग बोलेंगे पारभासी पदार्थ बोलते हैं। तीसरा पदार्थ होता है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ मतलब आर पर नहीं दिखाई देगा, उसी को हम लोग बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। यानी कि वैसे पदार्थ जिससे होकर सूर्य का, जिससे होकर प्रकाश आर पर दिखाई नहीं देता है,
आर पार दिखाई नहीं देता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में इसका लिखेंगे, जैसे में इसका हो जाएगा टेबल, कुर्सी आदि कर लीजिए। यानी कि वैसे पदार्थ जिसका प्रकाश आर पर दिखाई दे, मतलब प्रकाश दिखाई नहीं देगा, और इस पर से अगर उस पर देखेंगे तो प्रकाश नहीं दिखाई देगा, उसको हम लोग बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है टेबल, तो टेबल अगर हम लोग मान लीजिए अपने आंखों के अगर हम लोग टेबल रख दे तो आर पर दिखाई नहीं देगा, यानी वैसे ही पदार्थ को हम लोग बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। प्रकाश के परावर्तन का अर्थ होता है मतलब कि कोई अगर प्रकाश अगर किसी पॉलिश की या चिकनी सतह पर अगर पड़ती है तो वह टकरा कर दूसरी दिशा में लौट जाती है, और ऐसे ही घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश के परिवर्तन। यानी कि अगर प्रकाश के परिवर्तन का अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखते हैं, किसी प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़कर पुनः उसी दिशा में टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि जब कोई मतलब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है और चिकनी सतह पर पड़कर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है, ऐसी ही घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। मान लीजिए आपके यहाँ पर एक मान लीजिए प्रकाश की किरण है कोई, और ये मान लीजिए आपके किसी चिकनी सतह, ये चिकनी सतह पर जब पड़ी तो यहाँ पर ये क्या हुआ कि यहाँ पर प्रकाश का यहाँ पर परिवर्तन हो गया, और जो जिस दिशा में ये आई थी उसी दिशा में पुनः वापस लौट गई। इसी घटना को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परिवर्तन। अगला मतलब प्रश्न है, प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखे। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, और ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में हमको लगता है 10-12 बार क्वेश्चन ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो परिवर्तन के दो नियम होता है, और इसमें हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले उत्तर में अगर इसको लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हैं। यानी कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होता है, और ये क्वेश्चन जो आपका दिया है प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखिए, यही क्वेश्चन आपका 3-4 परीक्षा में पूछा हुआ है, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। परिवर्तन के दो नियम है आपका। अगर पहला परिवर्तन का नियम देखेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर चित्र बनाए थे, ये वाला चित्र आप लोग हम पीछे बनाए थे। यहाँ से मान लीजिए आपका सन हो गया, और ये जो सन से प्रकाश और पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाता है। जो प्रकाश की किरण आती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। जो आती है उसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण, और जो टकराकर लौटती है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, और बीच में इसका होता है अभिलंब। यानी कि आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और बीच में जो आपका होता है उसको हम लोग बोलते हैं लंब। ये आपको मालूम है कि तीनों एक दर्पण मतलब एक समतल सतह में है। तो इसको लिखेंगे आप लोग, इसमें पहला नियम लिखेंगे कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में। देखिए ध्यान से, तो तीनों एक ही तल में यहाँ पर है। यहाँ पर लिखेंगे पहला नियम कि आपतित किरण कमा परावर्तित किरण और अभिलंब
तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, यानी कि आपतित किरण हो गई है, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह में है। अब इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, उसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, और आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, यानी कि आप कहोगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसका आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण। अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो दोनों कोण बनेगा दोनों आपस से बराबर होता है, तो इसका दूसरा नियम हम लोग लिखेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कि कोण आई बराबर होगा कोण आर के। मान लीजिए अगर कोण आई का मान 45 डिग्री है तो कोण आर का मान भी 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। और ये दोनों जो आपका ये क्वेश्चन दिया कि आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसका आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। और साथ में उसका चित्र आप लोग खींच लीजिएगा, आपका 2 में 2 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर में नहीं कटेगा। इसमें आप लोग इसमें पढ़े मतलब सूर्य से जो प्रकाश आएगा उसको बोलेंगे आपतित किरण, यानी कि आपका हो जाएगा आपतित किरण। इसका हम लोग नामकरण करते हैं, इसको हम लोग ए मानते हैं और इसको हम लोग बी मान लेते हैं, इसको हम लोग एन मान लेते हैं, और अभिलंब हमेशा वो होता है आपतित किरण। और जाने वाली मान लीजिए यहाँ से आई और टकरा कर चलेगी वापस, तो उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। और बीच में जो ये लंबी सतह मतलब ये रेखा खींचेंगे इसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब। ये आपका हो गया अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। और आपतन कोण को आई से डिनोट किया जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण, और इसको आर से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे परावर्तन कोण। आइए आपका एक मान लीजिए आपका समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण। इसमें आप लोग यहाँ पर 6 को, और ये जो यहाँ पर बिंदु है इसको बोलेंगे आपतन बिंदु, यानी जो आपको अभिलंब जहाँ तीनों ये मिल रहा है उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। और इस यहाँ पर ये आपतित किरण हो गया, आपतन कोण हो गया, अभिलंब, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, सभी को हम लोग यहाँ पर परिभाषित करेंगे, मतलब सभी के बारे में हम लोग नीचे इसका परिभाषा लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आपतित किरण से स्टार्ट करेंगे। आपका 6 पॉइंट है तो सबसे पहले आपतित किरण लिखते हैं। आपतित किरण यानी कि जो आपतित किरण की किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि इसको लिखेंगे कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो जो ए, ओ और ए है, ओ और ए आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ ओ ए आपतित किरण है, ओ ए आपतित किरण है। यानी कि जो ओ और ए आपका बिंदु है, जो ये आपका हो गया आपतित किरण। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें आपतन कोण। दूसरा आपका पॉइंट है आपतन कोण। आपतन कोण अगर परिभाषित करेंगे हम लोग तो आपतन कोण जो है अभिलंब और
आपतित किरण के बीच में जो कोण बना है उसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। तो लिखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो आपतन कोण के नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बना है उसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण और उसको आई से सूचित किया जाता है। तीसरा हम लोग डिफाइन करेंगे आपतन बिंदु को। आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु यहाँ पर है, यानी कि आपतित किरण जिस बिंदु पर लौटती है उसको बोलेंगे हम लोग आपतिन बिंदु। यानी कि आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसको हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। यहाँ पर लिखेंगे आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराई उसको हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है। आपतन बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है। यहाँ पर लिखने के आपतन बिंदु को आपतन बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है। चौथा आप लोग हम परिभाषित करेंगे अभिलंब को। अभिलंब को अगर आप लोग देखेंगे तो किसी सतह के खींचे गए लंब को हम लोग बोलेंगे अभिलंब। किसी सतह के लंबवत खींचे गए, इस सतह के लंबवत खींचे गए रेखा को अभिलंब कहते हैं। यानी किसी सतह के लंबवत खींचे गए रेखा को अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब का अगर हम लोग नामकरण करेंगे तो जो ओ एन आपका है यहाँ पर अभिलंब है तो लिखेंगे अतः ओ एन एक अभिलंब है। ओ एन अभिलंब है, सॉरी ओ एन अभिलंब है। ओ एन अभिलंब, यानी कि ओ और एन आपके यहाँ पर अभिलंब हो जाएगा। पांचवा हम लोग पॉइंट परावर्तित किरण को परिभाषित करेंगे। तो परावर्तित किरण का आप लोग परिभाषा निकालेंगे ऐसे कि जो ये आपतित किरण है जिस माध्यम में मतलब गई है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई और इसी को हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। यानी कि लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर परावर्तित किरण होगा जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह से टकराती है, सतह से टकराती है और पुनः उसी दिशा में वापस लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं।
परावर्तित किरण यानी कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह से टकराते हैं और पुनः उसी दिशा में वापस लौट गए किरण को हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण यहाँ पर ओबी है, यहाँ पर लिख देंगे अतः ओबी एक परावर्तित किरण है। ओबी एक परावर्तित किरण है, यानी जो आपका ओबी पॉइंट है ये आपका हो जाएगा परावर्तित किरण। और आपका लास्ट पॉइंट बच गया परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण को हम लोग परिभाषित करेंगे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण। यानी लिखेंगे परावर्तन कोण का परिभाषा कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को हम लोग आर से सूचित करते हैं, तो नीचे लिख लेंगे इसे आर से सूचित किया जाता है, इसे आर से सूचित किया जाता है। यानी कि जो परावर्तित है इसको हम लोग आर से इसको सूचित करते हैं। और इसमें क्या आप लोग का 6 पॉइंट था और 6 पॉइंट को हम लोग परिभाषित कर दिए। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे तो समतल दर्पण के बारे में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। यहाँ तक आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे के बाकी सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुँच जाए। हम लोग समतल दर्पण और प्रतिबिंबों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आप लोग कल की क्लास जरूर देखिएगा।